नहीं, अपडेट किया, 2 पार्ट्स में किया। ठीक है, दिस इज पार्ट 1। इसमें एक्चुअली ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं जेई के लिए, राइट, इसमें इतने अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन कवर होते हैं ना मेंस में, कि अगर ये सिर्फ सीबीएसई का होता तो अभी चैप्टर हमारा 3 दिन में खत्म हो गया होता। ठीक है, बट क्योंकि हमें इसके लिए करना है जेई के लिए, तो थोड़ा ज़्यादा टॉपिक्स कवर करना पड़ता है। इज दिस द क्वेश्चन 3 डिस्टिंक्ट फिजिक्स मैथ्स? नहीं, ऑडिट का क्या क्वेश्चन था? पीक्यू, इतना याद है मुझे, बस उसके अलावा मुझे याद नहीं। तुमने भेजा हुआ है क्या मुझे? नहीं, मैंने सोचा कि इधर पूछूं, आप ज़्यादा पढ़ें। सी इज डेफिनेटली नॉट 79, और मैं 69 तक पहुंच गया हूँ, शायद आगे होगा। यही है क्या? हाँ, ये उसका सब्जेक्ट। In how many ordered pairs P can be made where P R Q are subsets of A and PQ is 5? Okay. Sorry? Okay. See, I don't know how this works. जैसे मैं 4 तक जाऊंगा तो बंद हो जाता है। कुछ चेंज हुआ? आई डोंट थिंक कुछ चेंज हुआ। आई थिंक इसका बाहर है कंट्रोल। वो बीच में से ज़्यादा हुआ है, चेंज से कम। Is it changing at all? That's a lie. It's not. हाँ, बंद हुआ। It's changing, yeah. बंद हुआ ना? I don't know, man. Let me ask now. मैम, ये जो अंदर का फैन है उसका रेगुलेटर अंदर ही है बाहर है? ये वाले फैन का अंदर? ओके। ओके, 4 पे क्या मैंने अभी? हाँ ठीक है, दैट्स फाइन, लेकिन 4 पे भी काफी धीरे चल रहा था, इसलिए लाइट गई हुई है क्या? हाँ ओके। वो 0 पावर की बल्ब जल रही है। हाँ 0 पावर की बल्ब जल रही है, दैट मींस लाइट है। ओके। मतलब वो ऑफ रहता है तो इन्वर्टर। ओके, ठीक है, दैट्स द मैक्स आई कुड गेट। थैंक यू सर। ओके फाइन, पहले मुझे देखने दो क्वेश्चन क्या है। फाइन, बट क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मुझे रिकलेक्ट नहीं होगा। वो जैसे रट ले तो आपको फर्स्ट वर्ड याद नहीं आता तो पूरा भूल जाते हो ना, वैसे ही है। कंसीडर अ सेट ओके, फाइंड द नंबर ऑफ सेट्स ओके। तो अब मुझे धीरे धीरे टॉपिक याद आ रहा है, कौन सी टॉपिक का था। हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स पी क्यू कैन बी मेड वेयर पी एंड क्यू आर सबसेट्स एंड, ठीक है, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स कैन बी मेड वेयर पी आर क्यू आर सबसेट्स एंड कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट। ओके ओके, क्वेश्चन है कंसीडर ए सेट ए, ठीक है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, फाइंड द नंबर ऑफ सेट्स सबसेट्स। मतलब हमें पोजीशंस गिवन है और नहीं पोजीशंस गिवन नहीं है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन है, एंड जो सिलेक्शन है वो इट्स नॉट डिफाइंड कि हमें 4 सिलेक्ट करना है, 2 करना है, 1 करना है, 3 करना है, कितना भी हो सकता है। तो इसका हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 2 to the power n, ठीक है, जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो,
ठीक है, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स पी क्यू कैन बी मेड वेयर पी एंड क्यू आर सबसेट्स एंड पी इंटरसेक्शन क्यू इज 5, मतलब पी और क्यू में कुछ कॉमन नहीं हो सकता। तो इसका हमने क्या तरीका किया था कि हमने P एंड Q में किस तरह से एलिमेंट प्लेस करने हैं वो आइडेंटिफाई किया था। सो हमने पहले फर्स्ट एलिमेंट उठाया था, उसको रखा था यहाँ पे, और यहाँ पे फिर वो हो नहीं सकता, यहाँ पे हो सकता तो यहाँ पे नहीं हो सकता। इस तरह से 3 केसेस हो सकते थे एक ही एलिमेंट के, राइट। सो 3 केसेस अगर एक एलिमेंट के तो चारों एलिमेंट के 4 केसेस हो जाएंगे, 3⁴। अब तुम्हारा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स P and Q कैन बी मेड वेयर P and Q आर सबसेट्स एंड P Q कंटेन एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। एग्जैक्टली एक एलिमेंट कॉमन हो सकता है इंटरसेक्शन में, राइट। हाँ, तो अगर एक ही एलिमेंट कॉमन हो सकता है तो 1 2 3 4 एलिमेंट्स हमारे पास। अब इनमें से मैं कोई भी एक एलिमेंट पिक करके इन दोनों में कॉमन डाल सकता हूँ। मान लीजिए मैंने 1 पिक किया, इसमें कॉमन डाला, 2 पिक किया, एनी वन ऑफ देम, इट कांट बी मोर देन 1 और लेस देन 1, क्योंकि यहाँ पे ये टर्म एग्जैक्टली गिवन है, ठीक है। सो मैं 1 पिक कर सकता हूँ, 2 पिक कर सकता हूँ, या 3 पिक कर सकता हूँ, या 4 पिक कर सकता हूँ, एनी वन ऑफ देम। सो इफ आई हैव टू पिक एनी वन ऑफ देम आउट ऑफ दीज 4, व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज ऑफ पिकिंग एनी वन एलिमेंट जो मैं दोनों सेट्स में डालूंगा? कैन यू टेल मी व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज? नहीं, अगर मैंने एक एलिमेंट पिक किया, मान लीजिए मैंने 1 को टारगेट किया, तो देन देयर इज 1 वे, बट मेरे पास एक और वे है, मैं 2 को भी पिक कर सकता हूँ और 2 को दोनों में डाल सकता हूँ, या फिर मैं 3 को भी पिक करके दोनों में डाल सकता हूँ, ठीक है। तो आई हैव टू चूज 1 आउट ऑफ 4C1, ठीक है। सो ये वो एलिमेंट है जो कॉमन रहने वाला है, ठीक है। तो 4C1 इज द नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ वेज आई कैन पिक अ कॉमन एलिमेंट। मान लीजिए मैंने 2 पिक कर लिया, ठीक है, तो 2 दोनों में रहेगा। अब बाकी जो 3 एलिमेंट्स हैं, इन तीनों को कैसे डील करना है? जैसे मैंने ऑप्शन बी डील किया था। ऑप्शन बी में कैसे डीलिंग की? मान लीजिए मैं नंबर 1 पिक किया, तो 1 यहाँ होगा या फिर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा या तो यहाँ पे होगा, या फिर दोनों में ही नहीं होगा। ये सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। सो 1 को पिक करने के अब कितने तरीके हो गए? 3 वेज हो गए। सिमिलरली 2 को तो पिक करना नहीं, क्योंकि 2 तो मैंने फिक्स कर दिया 4C1 से, ठीक है। 2 मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये नंबर 1 या 3 या 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब 3 को पिक करने के कितने तरीके हो सकते हैं? सेम सिनेरियो, यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, ऐसे करके इसके भी 3 तरीके हो जाएंगे, 4 के भी इसी 3 तरीके हो जाएंगे। समझ आया? सो व्हाट इज 4C1? 4C⁻3। समझ आ गया? ओके, शैल वी मूव ऑन? ओके, कल लास्ट टॉपिक जाते जाते हमने ये किया था कि अगर अलाइक ऑब्जेक्ट्स है तो उसको कैसे रीअरेंज करते हैं। तो जैसे हमने ये वाले वर्ड्स को रीअरेंज किए थे, नंबर ऑफ फैक्टोरियल्स डिवाइडेड बाय जो रिपीटिशन है उसके फैक्टोरियल्स, ठीक है। सो इसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक इंडिपेंडेंस वर्ड का क्वेश्चन किया था और एक नंबर का क्वेश्चन किया था ना। हाँ, ये 7 डिजिट इंटीजर हमें फॉर्म करना था और इस तरह से इंटीजर्स को यूज करने थे कि 7 डिजिट इंटीजर्स का सम 10 हो, राइट। याद है ये क्वेश्चन में जाते हुए किया था। तो इसमें शायद 2 ऑप्शन आए थे, एक 11123 और एक 222 है, 222। हाँ, ये था, राइट। ये 2 केसेस किए थे हमने, ठीक है। इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को?
दिस वन इज क्लियर राइट? सो इसी टॉपिक पे एक और क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन क्या है? दिख रहा है पीछे से? रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा? विंडो रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा? ओके। द टोटल नंबर ऑफ, यहां पे आ रहा है क्या रिफ्लेक्शन? ठीक है, ओके। द टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। ऐसे नंबर बनाने हमें 3 डिजिट जो डिविजिबल बाय 3 हो, विच कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट 1 3 5 8। 4 डिजिट्स यूज करने 1 3 5 8 और 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर आल्सो अलाउड। ठीक है, सो मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं? 4। पोजीशंस कितने हैं? 3 पोजीशंस हैं। सो बेसिकली इन 4 डिजिट को इन 3 पोजीशंस में डालने हैं। इस तरह से कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो 3 से डिविजिबल हो। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल पता है आप लोगों को? सम ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब किस तरह से नंबर पिक करें कि मैं उस पोजीशंस में डालूं एंड आई गारंटी कि वो नंबर डिविजिबल बाय 3 हो। इज देयर अ वे ऑफ डूइंग इट? ऐसा तो एक हमने ऐसे डिविजिबिलिटी बाय 4 का भी किया था क्वेश्चन, उसमें हमने लास्ट 2 स्पॉट्स को फिक्स कर दिया था, क्योंकि लास्ट 2 नंबर अगर 4 से डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। तो हमने लास्ट 2 स्पॉट्स को फिक्स करके फिर वो सॉल्व किया था। यू गाइस रिमेंबर दैट? बट यहाँ पे तो 3 का ऐसा नहीं है। 3 को जज करने के लिए मुझे सारे डिजिट्स पता होने चाहिए, तभी मैं जज कर पाऊंगा कि नंबर डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं। ठीक है, सो क्योंकि इसमें ऐसे कोई, इसका रूल ऐसा है कि मुझे सारे डिजिट्स की अवेबिलिटी जाननी पड़ेगी, तो इसमें मैं किसी पर्टिकुलर लॉजिक से ये फिल नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मुझे पता होना चाहिए एग्जैक्टली कौन कौन से नंबर फिल होने हैं, इसलिए मुझे एक एक करके केस पिक करना पड़ेगा कौन कौन से नंबर 3 से डिविजिबल हैं। तो अगेन व्हेन वी डू दैट, हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा नंबर है 1 और रिपीटिशन भी अलाउड है। तो मैं केस ये कर सकता हूँ कि मैं इसमें 1 डाल दूं, इसमें 1 डाल दूं, इसमें 1 डाल दूं। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर आई कैन क्रिएट, राइट? इज इट डिविजिबल बाय 3? इट इज डिविजिबल बाय 3। अच्छा, इन नंबर्स को रीअरेंज करके कोई नया नंबर बन सकता है? नहीं, सारे जो नंबर बनेंगे सेम ही बनेंगे, 111। तो इसको करने का कितने वेज होंगे? ओनली 1 वे। ठीक है, अच्छा जब मैं एक ही नंबर को रिपीट कर रहा हूं तो मैं एक काम करता हूँ 3 5 8 का भी कर लेता हूँ। क्या 3 को 3 टाइम्स लिखने से विल दिस नंबर बी डिविजिबल बाय 3? 3 6 9, यस। इसका भी एक ही तरीका है। 5 के लिए होगा 5 अगर मैं 3 बार रिपीट करता हूँ तो ये डिविजिबल बाय 3 15, इसका भी एक ही तरीका है। 8 3 बार करें तो 24 इज डिविजिबल बाय 3, इसका भी एक तरीका है। अब हमें करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन, राइट? अगेन सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। ये है, इसको 2 कर देता हूँ। 2 करूंगा तो डिविजिबल बाय 3 होगा। हाँ, ओ 2 है ही नहीं। 3 कर देता हूँ, 3 करने से डिविजिबल बाय 3 होगा। 5 करने से नहीं, 8 करने से नहीं, राइट? अब आप ये समझिए कि मैंने इसमें लास्ट पोजीशन को चेंज किया। अगर मैं मिडिल, इन दोनों को सेम रख के मिडिल पोजीशन को चेंज करता हूं, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि समेशन तो अभी भी वही होगा। तो मैं लास्ट पोजीशन पे वो टेस्ट करूं या किसी और पोजीशन पे करूं, इट डजंट मैटर। ठीक है, मतलब मेरा डबल 1 और सिंगल डिजिट का टेस्ट खत्म हो गया। ठीक है, तो अभी डबल 1 और 2 डिजिट्स का करूंगा। सो डबल 1 एंड 2 डिजिट्स के लिए लास्ट डिजिट को मैं अब 3 फिक्स कर देता हूँ और यहाँ को चेंज करने लग जाता हूँ। यहाँ को अगर चेंज किया तो क्या बनेगा? सबसे पहला 3 बनेगा। ठीक है, 3 1 1 तो डिविजिबल नहीं है। इसको अगर 3 किया तो 3 3 1 7 नहीं है। फिर 5 किया 9, 5 किया तो हो रहा है, यानी 1 5 8 इज एन ऑप्शन फॉर अस, राइट? क्यों? क्योंकि ये 1 5 3 इज एन ऑप्शन फॉर अस। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि 1 5 3 तो ऑप्शन है, इट्स फाइन, लेकिन इस 1 5 3 को मैं रीअरेंज करके नए नंबर्स बना सकता हूँ। मतलब 3 को पहले ले आया, 1 को बाद में ले गया, फिर भी डिविजिबल बाय 3 रहेगा ना, क्योंकि समेशन तो अभी भी 9 ही हो रहा है। ठीक है, सो इसको लिखने का 1 वे नहीं है, इसको लिखने का कितने वे होंगे? 3 फैक्टोरियल। डिजिट्स को कहीं भी किसी भी पोजीशन पे प्लेस कर दो। ठीक है, ओके। अभी 3 के साथ आया 5 के साथ मैंने एंट्री कर दी। अब अगला क्या आएगा? 8 के साथ डिविजिबल है,
ओके, सो 1 8 3 भी डिविजिबल हो गया. इज दैट फाइन? इसको भी मैं कैसे रीअरेंज कर सकता हूं? 3 फैक्टोरियल. ठीक है, अब इसको 1 रख के इस पे चेंज करके फायदा नहीं है ना. इसको 1 रख के यहां पे करो चेंज, यहां पे वो केसेस हमने देख ही लिए क्योंकि पोजीशन मैटर नहीं करता इसमें. ठीक है, तो अब मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको भी मैं, अच्छा नहीं, लास्ट को 5 कर दूं, लास्ट को 5 करके फिर यहाँ पे चेंजेस करूं, कोई जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी कर लिया. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप इस पोजीशन में रख के यहाँ पे चेंजेस करो या इस पोजीशन में रख के यहाँ पे चेंजेस करो, आपको इसी के ही रीअरेंजमेंट्स मिलेंगे. ठीक है, ये जो केसेस हुए ना, ये क्या हो रहा है कि 1 फिक्स्ड है, दूसरा नंबर भी फिक्स्ड है, तीसरे को मैं चेंज कर रहा हूं. ठीक है, ये वाला केस है कि 2 नंबर मैंने अलग अलग फिक्स कर दिया और तीसरे को चेंज करता जा रहा हूं. अब जो नया केस होगा उसमें क्या करूंगा, मैं 2 नंबर को सेम फिक्स कर रहा हूं, ये 2 फिक्स हो गए. ठीक है, अब मैं इसको चेंज करता रहूंगा. ठीक है, पोजीशनिंग मैटर नहीं करेगा कि किस पोजीशन में 2 फिक्स करो, किस पोजीशन में चेंज करो. इसमें क्या मैटर करेगा, 2 पोजीशन फिक्स है और एक को मैं चेंज करूं. दैट्स हाउ आई एम क्रिएटिंग सिनेरियोस. ठीक है, तो ये सारे आ गए, ये 2 फिक्स हो गए. अगर यहाँ पे 1 डालता हूं तो डिविजिबल बाय 3 है, नहीं है क्योंकि 7 हो रहा है. 3 डालता हूं तो ऑलरेडी कवर्ड है. 5 डालता हूं, 8 डालता हूं, 8 and 14 नॉट डिविजिबल. तो 3 जब दो टाइम ले रहा हूं तो नहीं हो रहा. 1 2 टाइम मैं ऑलरेडी ले चुका हूं व्हाइल कवरिंग दिस. यू रिमेंबर जो फर्स्ट केस था उसमें मैंने दोनों को 1 रखा था और इसको चेंज करता जा रहा था. ठीक है, सो 1 वाला केस ऑलरेडी हो चुका है. तो अभी मैंने 2 3 को फिक्स रखा, अगला होगा मैंने दोनों 5 करके इसको फिक्स रखा हूं. ठीक है, सो 5 5 1 डिविजिबल है, नहीं 11. 5 5 3 14, नहीं. 5 5 5 कवर्ड ऑलरेडी. 5 5 8 हो रहा है, 18. 8 5 5 ये हो रहा है. तो इसके नंबर ऑफ वेज ऑफ डिविजिबिलिटी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. रिपीट हो रहा है, इस चीज का ध्यान दीजिए. ठीक है, 5 5 8 हो गया. 5 5 8 हो गया तो इसका अगले और कोई ऑप्शन नहीं है. अभी नेक्स्ट क्या करूंगा, इन दोनों फिक्स पोजीशंस को मैं 8 कर देता हूं. सेम नंबर कर रहा हूं ना, 8. ठीक है, 8 8 के साथ 1 डालता हूं तो होगा 16 17, नहीं हो रहा. 3 डालता हूं, 16 3 19, नहीं आएगा. 5 डालता हूं, 16 5 21, तो 5 8 8 हो रहा है. नहीं, ऑल्दो इसके नंबर ऑफ वेज सेम होंगे और नंबर अलग होगा. ये समझ आ रहा है कैसे सिनेरियोस क्रिएट कर रहा हूं. ठीक है, अब इसमें 5 तक चला गया, अब इसको 8 कर देता हूं तो वो सिनेरियो ऑलरेडी कवर हो गया. ठीक है, एग्जॉस्टेड, ऑल सिनेरियोस एग्जॉस्टेड. ठीक है, तो अब हमारे आंसर क्या आया, 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6. 3 अपॉन 2 सबका समेशन 12 13 14 15 16 एंड 6 21, नहीं 22. या ये हाँ, क्योंकि तो डिविजिबल बाय 3 है ना. द ओनली थिंग इज देयर इज ओनली वन वे ऑफ डूइंग इट. क्योंकि आप इनको रीअरेंज करते जाओ नंबर सेम ही बनेगा. दैट्स व्हाई देयर इज ओनली वन वे. वन प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3 22. मतलब तुम पूछो एडिशन कैसे किया, ये 21 आ रहा है. नहीं, ये देखो इवन नंबर है. 6 तो 3 हो गए, 18 24 22, सॉरी. ओके, अब जो अगले कैटेगरी का क्वेश्चन है, सी दीज कैटेगरीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपके स्कूल में कवर नहीं होगा. दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट डिफिकल्ट कैटेगरी. ठीक है, सो ये कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स आते हैं और क्योंकि ये स्पेशल है तो जेई में आते हैं, क्योंकि उनको पता है ये लोग नहीं पढ़ने वाले कहीं पे, इस कहीं अलग से ही पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दीज आर नॉट रिपीटेड एनीवेयर. ठीक है, सो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा. इंपॉर्टेंट कैटेगरी है बिकॉज ऑफ नॉन रिपीटेशन, बट डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा आराम से. ठीक है, और ये सारे वर्ड्स, इनफैक्ट इसके ना कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके इसमें भी आएंगे, सीबीएसई में भी क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, लेकिन उसमें कैटेगराइज नहीं होता ना, तो इसलिए हर एक क्वेश्चन के लिए आपको टेक्निक सोचना पड़ता है.
इस यहाँ पे क्या हो गया कि टेक्निक ऑलरेडी आपका प्री डिफाइंड है कि डिअरेंजमेंट का क्वेश्चन है तो कैसे करना है, डिक्शनरी का क्वेश्चन है तो कैसे करना है, आपको पहले से पता होगा, डिवाइजर का क्वेश्चन है तो कैसे करना है, ठीक है। स्कूल के इसमें क्या होगा कि आपको वो एग्जाम्पल्स में होंगे, फिर एक्सरसाइज में होगा, ठीक है, फिर आपको वो स्क्रैच से सोचना पड़ेगा, या फिर अगर आपको प्रीवियस रेफरेंस है कि पहले जब आया था तो मैंने ऐसे किया था तो इसलिए ऐसे करेंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम पहले से ही उनका अप्रोच ध्यान रख ले और वो क्वेश्चन कहीं पे भी आए, स्कूल में आए या मेंस में, आप कर पाओगे आराम से, ठीक है। सो पहला क्या है, डिरेंजमेंट। डिरेंजमेंट का मतलब पता है? हाँ, डिरेंज से, डिरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? नहीं पता? पगला जाना, सठिया जाना, ठीक है। बट दिस इज मैथमेटिकल डिरेंजमेंट, इट इज एक्चुअली अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डी-अरेंजमेंट, उससे निकला ये डिरेंजमेंट, इट्स नॉट द इंग्लिश वन, ठीक है। और ये फॉर्मूला दिख ही रहा होगा आपको, तो ये फॉर्मूला में मत जाइए, आसान है। ये फॉर्मूला आया कैसे, वंस वी लर्न दैट हो जाएगा, ठीक है। दिस डिरेंजमेंट प्रॉब्लम्स आर वेरी पिक्यूलियर प्रॉब्लम्स, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं जो एक्चुअली आते हैं, सीबीएसई में बहुत आता है, क्योंकि सीबीएसई के ना, सीबीएसई की मतलब एनसीईआरटी बुक में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कम है, बट इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पकड़ के देते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि आपके पास 4 लेटर्स है मान लीजिए, और आपको ये 4 एनवेलप्स में डालने हैं, 4 लेटर्स है, 4 एनवेलप्स है। आपको इंश्योर करना है कि जो एनवेलप 1 का लेटर है वो एनवेलप 1 में ना जाए। आइडियली लेटर 1 शुड गो टू एनवेलप 1, और चलो एनवेलप नहीं, मैं यहां पे एड्रेस लिख देता हूं कि 4 लेटर 4 एड्रेसेस पे जाना है। Now I have to ensure कि हर एक लेटर गलत एड्रेस पे जाए, नॉट द करेक्ट एड्रेस। दैट्स वाई रीअरेंजमेंट या डिरेंजमेंट की ये नॉर्मल चीज नहीं है, थोड़ी अजीब सी चीज, बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो हमें क्या इंश्योर करना है कि ऑल लेटर्स डजंट गो टू द करेक्ट एड्रेस, इट गोज टू द रॉन्ग एड्रेस, ठीक है। सो अगर आपको हर एक लेटर को ही गलत एड्रेस पे भेजना है, उसका एक फॉर्मूला है कि ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आपको फॉर्मूला बताया जाएगा। फॉर्मूला क्या है, पहले फाइंड आउट नंबर ऑफ लेटर्स या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, हाउ मेनी सिनेरियोज यू आर डीलिंग विद। यहाँ पे 4 है, आप लिख दो 4 फैक्टोरियल, और आपका कंडीशन क्या है कि हर एक लेटर गलत एड्रेस में जाना चाहिए, ठीक है। सो सीधा ये फॉर्मूला लगाओ, पहले ये करो, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, देन प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, देन माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। जैसे ही ये नंबर इसके बराबर हो जाए रुक जाना, दैट्स इट, ठीक है। दीज आर व्हाट, नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स, याद रहेगा। इसी फॉर्मूला को जनरलाइज करके यहाँ पे लिखा, देखो यहाँ पे n फैक्टोरियल है और ये जा रहा और n फैक्टोरियल के पहले रुक गया, जैसे n फैक्टोरियल पहुंचता यही है, और इस चीज को समेशन करके ऐसे लिखा, ठीक है। समझ आ गया ना, फॉर्मूला इजी था, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग इट विद द प्रॉब्लम, बट ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी बेसिक सिनेरियो कि 4 लेटर से चारों ही गलत एड्रेस में जाना चाहिए, ठीक है। बाय द वे ये क्वेश्चन अगर आपको मान लीजिए डिरेंजमेंट के बिना फॉर्मूला के करने, वैसे भी कर सकते हैं क्योंकि सीबीएसई में वैसे ही करते हैं, वहां पे तो फॉर्मूला सिखाया नहीं है, तो उसमें क्या करना है ना, आपको या ऐसा अप्रोच नहीं करना कि लेटर्स को भेजने के कितने तरीके, आपको अप्रोच रखना है कि एक एक एड्रेस कितने लेटर्स रिसीव कर सकता है, समझ आया। A1 कितने लेटर्स रिसीव कर पाएगा, ये 3, ठीक है। A2 ये वाले 3, इस तरह से करना है, बट आई एम नॉट गोइंग देयर, ठीक है। लेट्स स्टिक टू द फॉर्मूला, पहले ये समझ तो लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ओके, ये वही क्वेश्चन है जो मैं कर रहा था। फाइंड नंबर ऑफ डी-अरेंजमेंट्स ऑफ 4 लेटर्स, 4 लेटर्स है, उसके नंबर ऑफ डी-अरेंजमेंट्स ढूंढो, जो हमने अभी किया, जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा फैक्टोरियल का, वो यही है, ठीक है। समझ आया, ओके। सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी वेज आर, ओके, हाउ मेनी वेज आर सच दैट, नाइस इंग्लिश, ओनली 1 लेटर गोज टू इट्स ओन एड्रेस। अब उन्होंने कंडीशन लगा दिया कि एक ही लेटर गलत सही एड्रेस पे जाएगा,
ठीक है। सो अगर मेरे पास L1, L2, L3, L4 है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेसेस है, ठीक है। अच्छा, अभी जो मैंने डीअरेंजमेंट का फॉर्मूला आपको दिखाया था ना, उसमें मैंने 4 ऑब्जेक्ट्स के साथ डील किया था, इसलिए उसको D4 से रिप्रेजेंट कर दो उस फॉर्मूला को, डीअरेंजमेंट के फॉर्मूला को, ठीक है। ओके, एनीवेज यहाँ पे पहला कंडीशन है कि एटलीस्ट नहीं, सिर्फ एक ही लेटर सही एड्रेस पे जाए। तो सिर्फ एक ही लेटर सही एड्रेस में जाने के कितने तरीके होंगे? या तो L1 सही एड्रेस पे जाएगा, या L2, या L3, या L4, चारों में से कोई एक सही एड्रेस पे जाएगा। सो हाउ मेनी वेज आर देयर? ओके, आइडियली इट शुड बी 4C1, जिसको सॉल्व करके 4 आता है, ठीक है ना। तो 4 इज फाइन, क्योंकि हमने 4C1 4 ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना था, दैट्स व्हाई 4C1, 4 वेज इज फाइन, ठीक है। बाकी जो 3 बचे उसमें हमें क्या करना होगा? उसमें हमें करना होगा डीअरेंजमेंट, ठीक है। सो क्या उसका डीअरेंजमेंट मैं ऐसे कर सकता हूं, मतलब D3 लिख दूंगा सीधा मल्टीप्लाई करके। व्हाट इज D3? इसी फॉर्मूला का एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। सो दैट विल बी 4 इंटू, ये डीअरेंजमेंट का फॉर्मूला दिया फॉर योर रेफरेंस। अभी 3 के साथ डील कर रहा हूं, तो पहले आएगा 3 फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल, ये तो स्टार्टिंग ऐसी ही होगी, ठीक है, प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। अब ये इससे मैच कर गया, यहां पे रुक जाओ, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। इसको सॉल्व करते हुए ये चीज ध्यान रखना, यहाँ जो 1 है और ये 1/1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1, तो ये हमेशा कैंसिल हो जाएगा ऑलवेज, ठीक है। बट क्वेश्चन का पैटर्न है इसलिए हम लिखते हैं ताकि याद रहे आसानी से। समझ आया? आगे बढ़े, ओके। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। Six cards and 6 envelopes are numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6, and cards are to be placed in the envelope so that each envelope contains exactly 1 card, and no card is placed in envelope bearing the same number. 6 कार्ड्स है, चलो पहले लिख लेते हैं, और 6 एनवेलप्स हैं। Six cards and 6 envelopes numbered 1 to 6, and cards are to be placed in envelope so that each envelope contains exactly 1 card. एक एक कार्ड को एक ही एनवेलप में डालना है, एक एनवेलप में 2 कार्ड्स नहीं आ सकते, ठीक है। एंड कंडीशन क्या है? नो कार्ड इज प्लेस्ड इन द एनवेलप बेयरिंग द सेम नंबर। कोई भी कार्ड सेम नंबर के एनवेलप में नहीं डाल सकते, मतलब E1 C1 को E1 में नहीं डाल सकते, मतलब डिरेंजमेंट का केस हो गया, क्लियर कट, ठीक है। एंड मोर ओवर और कंडीशंस आ रहे हैं, द कार्ड नंबर 1 इज ऑलवेज प्लेस्ड इन कार्ड एनवेलप नंबर 2। जो कार्ड नंबर 1 है वो हमेशा एनवेलप 2 में ही जाएगा। अच्छा, एक बात बताऊं, अगर कार्ड 1 E2 में जा रहा है, इज इट अ केस ऑफ डीअरेंजमेंट और नॉट? प्रीवियस क्वेश्चन याद है, उसमें हमने क्या कहा था कि एक लेटर तो सही एड्रेस पे जाएगा, मतलब अगर मैं L1 लेटर पिक करता हूं तो उसको तो A1 में जाना ही था। दिस वॉज नॉट अ केस ऑफ डीअरेंजमेंट। क्यों? क्योंकि जो इस पे नंबर है वही नंबर इस पे। समझ आया? प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि एक लेटर सही एड्रेस पे जा रहा है, मतलब जो नंबर इसमें है वही नंबर इसमें है। यहां पे कह रहा है कि C1 हमेशा E2 में जाएगा, यहां पे C1 E1 में नहीं जा रहा, ठीक है। सो ये अभी भी डीअरेंजमेंट का ही केस है। C1 जो है E2 में जा रहा है, बट ओनली रेस्ट्रिक्शन दे आर पुटिंग इज कि हाँ C1 E2 में जाएगा, बट ऐसा कोई केस नहीं हो सकता जहां पे वो E3, E4, E5, E6 में चला जाए, और कहीं नहीं जा सकता। समझ आया क्या कह रहा हूं मैं? अब यू हैव टू फिगर आउट कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन से क्यों अलग है? प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, एक कार्ड को, एक लेटर को सही एड्रेस पे भेजा और बाकी तीनों में रीअरेंजमेंट कर दिए थे, ठीक है।
इस केस में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ये भी डीअरेंजमेंट ही है। इट्स नॉट अ करेक्ट केस कि वो सही एनवेलप में जा रहे, नहीं, बस वो ये कह रहा है कि अगर आपने C1 को E2 में भेजा, देन यू कांट सेंड इट इन रेस्ट ऑफ द 4 ones। सी दैट्स व्हाट यू वुड थिंक कि मैं इसका जो केस है अलग से ऐड कर दूं, ठीक है, और बाकी पांचों का डिरेंजमेंट कर दूं, ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा। मैं बता दूं क्यों। एक सिनारियो होगा जहां पे C1 E2 से कनेक्टेड है और C2 बाकी इनमें से कोई भी एक से कनेक्ट हो जाएगा, C3 किसी एक से कनेक्ट हो जाएगा, C4 किसी एक से कनेक्ट हो जाएगा, राइट। एक सिनारियो आएगा, मान लीजिए कि C1 E3 से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, और बाकी अपने अपने कॉरेस्पॉन्डिंग से जो भी मल्टीपल ऑप्शंस बनेंगे वो कनेक्ट हो रहे हैं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दिस इज बिकॉज स्टिल अ केस ऑफ डीअरेंजमेंट, हमें D6 तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि इसका भी डीअरेंजमेंट ही हो रहा है, लेकिन इससे कुछ सिनेरियोज मुझे हटा देने पड़ेंगे जो डीअरेंजमेंट ये E3 के साथ कर रहा है, E4, E5, E6 के साथ कर रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? वो वाले केसेस हटाने पड़ेंगे। कैलकुलेट अभी भी मुझे 6 क्या है ये कार्ड्स के हिसाब से D6 करना ही पड़ेगा। हाँ, वैसे कर सकते हैं कि उन सब लोगों को सेपरेटली C1 और E2 को छोड़ेंगे। वी डोंट हैव फॉर्मूला फॉर दैट। फिर उसको करेंगे और C1 और E2 को करेंगे, then उनको मल्टीप्लाई C1 और E2 को करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप कह रहे हो कि आप क्या छोड़ रहे हो, व्हाट आर यू लीविंग आउट, कौन सा सिनारियो? मतलब हम तो कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच कर रहे हैं कि जो C1 के है हर एक लेटर के साथ, हर एक एनवेलप के साथ। कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच में क्या होता है, पहले हम टोटल फाइंड आउट करते हैं, वही मैं कर रहा हूँ। तो मैं कह रही हूँ कि हम लोग उनको सेपरेटली C1 और E2 को छोड़ के सब लोगों को सेपरेटली रीअरेंजमेंट से कर सकते हैं। C1 और E2 को अगर मैंने छोड़ दिया तो उसमें ना सारे डीअरेंजमेंट कवर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि E2 को अगर तुमने पूरा ही हटा दिया, ठीक है, तो E2 को अगर मैंने पूरा ही हटा दिया तो उसमें वो वाले सिनेरियोज हट जाएंगे जहां पे देखिए मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक सिनेरियोज अलग अलग बताता हूं, ठीक है, बिफोर इवन कमिंग टू D6, तो उससे आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखिए अगर मैं डिरेंजमेंट कर रहा हूं, मुझे ये पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग से कनेक्ट नहीं होगा। एक सिनेरियो होगा जहां पे C1 E2 से कनेक्ट हो रहा है और बाकी जो बचे हैं वो बाकी 5 से कनेक्ट हो जाएंगे एक्सेप्ट द कॉरेस्पॉन्डिंग वन, ठीक है। एक सिनेरियो ये मान रहा हूं, बाय द वे ये D6 नहीं होगा। D6 में क्या होता है कि सारे अपने को छोड़ के सब में कनेक्टेड है, दैट इज अ टोटल सिनेरियोज आई गेट। मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, एक सिनेरियो होगा कि जहां पे C1 E2 से कनेक्टेड है और बाकी जो C2 C3 बचे वो बाकियों से कनेक्टेड है, ठीक है, वो एक सिनेरियो 1 है, मैं लिख रहा हूं। सेकेंड सिनेरियो जो होगा कि C1 E3 से कनेक्टेड है, मान लीजिए कि C1 E3 से कनेक्टेड है, तो बाकी C3 टू C2 से 6 का बाकी कनेक्शन होगा एक्सेप्ट द कॉरेस्पॉन्डिंग वन, वो भी एक सिनेरियो होता है, राइट। सिमिलरली 4 5 6 3 4 3 4 5 6 नहीं होगा क्योंकि ये 5 ही है, ठीक है। ऑब्वियसली अपने से कनेक्ट होगा तो वो डिरेंज का सिनेरियो होगा ही नहीं। ये 5 ही सिनेरियो बनेंगे C1 के टोटल डिरेंजमेंट के, ठीक है। जब ये E2 से कनेक्ट हो रहा तो C2 से लेके C6 बाकियों से कनेक्ट होगा, जब ये E3 से कनेक्ट होगा तो ये बाकियों से कनेक्ट होगा, जब C1 E4 से कनेक्ट होगा तो बाकी वाले रिमेनिंग से कनेक्ट होंगे। तो आप समझो कि बाकी कार्ड्स के लिए मैं एक एक ऑप्शन मिटाता जा रहा हूं। फर्स्ट सिनेरियो में मैंने E2 ऑप्शन मिटा दिया, सेकेंड सिनेरियो में मैंने बाकी कार्ड्स के लिए E3 ऑप्शन मिटा दिया, ठीक है। फिर थर्ड सिनेरियो में मैंने ये मिटाया, फोर्थ में ये, फिफ्थ में ये मिटा दिया। तो इससे क्या हो रहा है, इन सब सिनेरियोज को जब मैं ऐड करता हूं ना तब एक्चुअली मेरा D6 आता है। अगर मैं कंप्लीट सिनेरियो कवर करना चाहता हूं कि एक सिनेरियो में मैंने इसको कवर किया और बाकियों को रिमेनिंग में मिलाया, फिर सेकंड सिनेरियो में मैंने इसको कवर किया, बाकियों को रिमेनिंग में मिलाया, ठीक है। आपको समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं?
ये जो मैंने 5 सिनेरियोज ऐड करके लिखे तब जाके मेरा एक्चुअली D6 बनता है। ये समझ आया कि नहीं? हाँ या ना? अगर मैंने इसको किया तो रिमेनिंग ऐसे। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो S1, S2, S3, S4 ये अलग अलग सिनेरियोज है, लेकिन सब सिनेरियोज का ना नंबर ऑफ वेज सेम होंगे। जो आंसर आएगा ना सिनेरियो 1 सॉल्व करो अगर मैं कि मैंने इसको फिक्स कर दिया और जो भी आंसर आएगा वॉट एवर द आंसर इज, वो अगर मैं C1 को E3 के साथ भी फिक्स कर देता हूँ, इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग दिस मैं इसके साथ E3 के साथ फिक्स कर रहा हूँ एंड बाकियों को बाकी के साथ डिरेंज कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ वेज इसका जो सॉल्व होकर आएगा सेम लाइक दिस आएगा। ये किससे कनेक्ट हो रहा है उससे नंबर ऑफ वेज चेंज नहीं हो रहा। सिनेरियो 1 का जो आंसर है सिनेरियो 2 का भी वही आंसर आएगा एग्जैक्टली सेम। आप समझो, मैं बस चेंज क्या करूं, अच्छा C1 से E2 कनेक्ट कर रहा हूं, ये मेरा फिक्स हो गया, बाकियों का डिरेंजमेंट कर रहा हूं। सेकेंड सिनेरियो में मैं इसको इससे फिक्स करूं, ठीक है, ये फिक्स हो गया, बाकियों का डिरेंजमेंट कर रहा हूं। बाकियों के पास अभी भी पांच ऑप्शन भी नहीं है, 4 ही ऑप्शन। C2 के पास E3 ऑप्शन चला ही जाएगा, C2 के पास E2 ऑप्शन कभी था ही नहीं क्योंकि अरेंजमेंट का ऑप्शन है वो, उसके पास सिर्फ 4 ही ऑप्शन बचेंगे, सबके पास 4 ही बचेंगे। अगर मैं C1 को E3 से कनेक्ट करूं, बाकियों के पास सिर्फ 4 ही ऑप्शन है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर मैं C1 को E2 से कनेक्ट करूं तो जो आंसर आएगा वही आंसर, मान लीजिए इसके नंबर ऑफ सिनेरियोस 10 बनते हैं C1 को E2 से फिक्स करने का, फिर बाकी डिरेंजमेंट निकालो 10 आ गया मान लीजिए, फिर मैंने C1 को E3 से फिक्स किया, सेम अप्रोच रहेगा मेरा आंसर निकालने का। आंसर निकालने का अप्रोच चेंज नहीं होगा, बट फिक्स मैंने अलग उसको कर दिया, कार्ड और एनवेलप को। अभी भी जो आंसर इसका अभी भी 10 ही आएगा। इट डजंट मैटर मैं E2 से कर रहा हूं या E3 से कर रहा हूं फिक्स या E4 से फिक्स कर रहा हूं, तो बेसिकली सबके आंसर 10 10 10 ही आएंगे, पांचों सिनेरियोस का आर्ट किया तो। ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? मुझे कौन से सिनेरियो को फिक्स करना है, इस वाले को, तो इसको मैंने सिनेरियो 1 सब कंसीडर किया था कि सिनेरियो 1 में मैंने C1 को E2 से फिक्स किया, सिनेरियो 2 में E3 से फिक्स किया, E4 से E5 से E6 से फिक्स किया। सबको एक साथ ऐड करेंगे तो D6 ही आएगा, टोटल डिरेंजमेंट के ऑप्शंस ही आएंगे टोटल। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? थोड़ा बहुत। अब क्योंकि सबके आंसर सेम होंगे, क्या मैं इसको 5 टाइम्स ऑफ S1 लिख सकता हूं? क्योंकि सबके आंसर सेम आएंगे, दैट्स वाई सबके आंसर सेम क्यों आ रहे हैं वो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और मुझे सिनेरियो 1 का ही आंसर चाहिए था, तो दैट इज D6/5, यही आंसर है, ठीक है। समझ आया D6 कैसे निकालना है? जो हमने फॉर्मूला सीखा है, D6 निकालने का फॉर्मूला है, कितने ऑब्जेक्ट से? 6 ऑब्जेक्ट, 6 फैक्टोरियल, 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, करते करते कहां तक जाएगा? प्लस 1/6 फैक्टोरियल पे जाके रुक जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ D6। नहीं, D6 माइनस D6/5 में रेस्ट ऑफ द सिनेरियोज आ जाएंगे, समझ लो। मुझे एक ही सिनेरियो चाहिए इसलिए D6/5 ही होगा। D6 से अगर मैं एक सिनेरियो हटा देता हूं तो रेस्ट ऑफ द सिनेरियोज आ जाएंगे। D6 निकाल दिया ना, ये कैलकुलेट कर दो, ये आसान है, इसमें ज्यादा 365, 265 डिवाइड करो 5 से, हाँ यही आंसर है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, ये सिनेरियोस को समझना, ये सारे सिनेरियोस कौन कौन से होंगे, उसमें से एक सिनेरियो को मुझे कैलकुलेट करना है, बट सबके आंसर सेम आएंगे इंडिविजुअली, क्योंकि जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ना थ्रू फॉर्मूला ये नहीं देख रहा कि आपने C1 को E2 से कनेक्ट किया या E3 से कनेक्ट किया या E4 से कनेक्ट किया, वो ये नहीं देख रहा। वो देखना है कि आपने बस एक सिनेरियो फिक्स कर दिया, ठीक है। इसका जो भी फॉर्मूला होगा, आई डोंट नो फॉर्मूला क्या है, मुझे इतना पता है कि जो भी फॉर्मूला होगा सब में आंसर सेम ही आएगा, इसलिए मैंने 5 टाइम्स ऑफ S1 लिख दिया इसको। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डिरेंजमेंट। हाँ, ये डिरेंजमेंट के अलावा कर ही नहीं पाओगे किसी भी तरीके से, कि मैं उल्टा देख लेता हूँ कि एक को मैं फिक्स कर देता हूँ, बाकियों को मैं नंबर ऑफ केसेस कितने उनको ऐड कर दूंगा। आप दिस इज नो वे यू कैन डू इट, क्योंकि आप यही नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, बट आप टोटल सिनेरियो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अंडरस्टैंड करना, S1 S2 S3 S4 सबके वैल्यूज बराबर होंगे, दैट इज द की है। गॉट इट?
ठीक है, प्लीज घर पे रिपीट करने ये क्वेश्चंस, मैं रोज कहता हूँ, बिकॉज क्या कर रहा हूँ ना, हर एक कैटेगरी के एक एक क्वेश्चंस आई एम ट्राइंग टू कवर एटलीस्ट वन, ठीक है, और उसी में ही देखो हमारे 7-8 क्लासेस हो जाते हैं। अगर इनको और बढ़ा दो ना तो बस यही पढ़ते रह जाएंगे पूरे साल, इसलिए आपको घर पे रिपीट करना बहुत जरूरी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इट्स अ गारंटीड क्वेश्चन इन सीबीएसई एंड मेनी टाइम्स मेंस में भी आते हैं, डिक्शनरी क्वेश्चंस। ठीक है, व्हाट आर डिक्शनरी क्वेश्चन? आपको मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना दूं, उसके बाद समझा दो कैसे करना। फाइंड रैंक ऑफ सूरत, नॉट एज ए सिटी बट एज अ वर्ड, कि सूरत वर्ड का रैंक क्या होगा इन डिक्शनरी मेड अप ऑफ ऑल 5 letter words that are formed using SURAT, each letter used only once। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? अच्छा, क्वेश्चन समझाने से पहले डिक्शनरी समझाओ। तो डिक्शनरी देखा है आज तक किसी ने? फिजिकल डिक्शनरी आपके एज में चलता है वो सब? ओके, क्योंकि अभी तो सिर्फ गूगल में सब मिल जाता है ना, तो आई थॉट कि नहीं होगा। एनीवेज, तो डिक्शनरी जब आप देखेंगे, डिक्शनरी में सारे वर्ड्स कैसे लिखे रहते हैं? अल्फाबेटिकली, यू स्टार्ट विथ ए, यू एंड एट जी। ठीक है, नो पार्शलिटी और एनीथिंग, अल्फाबेटिकली लिख दिए। कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है नहीं है डजंट मैटर। ये डिक्शनरी का भी वही मतलब है, बट इसमें क्या, ये ऐसा डिक्शनरी है जिसमें ये सिर्फ 5 लेटर्स यूज करके ही वर्ड्स डाले गए, इसके अलावा वर्ड्स है ही नहीं उसमें। समझ आया? 5 लेटर यूज करके ही वर्ड डाले गए और अल्फाबेटिकली डाले जाएंगे। ऑब्वियसली डिक्शनरी का मतलब ही हो है कि अल्फाबेटिकली वर्ड्स को अरेंज करो, और कोई मतलब नहीं डिक्शनरी का इसमें, क्योंकि डिक्शनरी बनाना नहीं है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग अरेंज इट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दे आर राइटिंग देयर वर्ड ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी का क्वेश्चन आ गया, मतलब आपको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है? फाइंड रैंक ऑफ सूरत। ये जो वर्ड है ना सूरत, ये अल्फाबेटिकली कौन से पोजीशन में आएगा ये पूछा गया। समझ आया क्वेश्चन? और कितने लेटर्स यूज कर सकते हैं? ये 5 ही यूज कर सकते हैं, और रिपीटेशन ऑफ लेटर्स अलाउड नहीं है, एक ही बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट आउट करूंगा, और कुछ नहीं। अगर मैं अल्फाबेटिकली, अच्छा पहले इन लेटर्स को अल्फाबेटिकली लिख लेता हूं। सबसे ऊपर क्या आएगा? ए, उसके बाद आर। ओके ओके फाइन, डन। ठीक है, मुझे कितने पोजीशंस फिल करने हैं? 5, 1 2 3 4 5, 5 पोजीशंस फिल करने। डिक्शनरी का जो पहला वर्ड होगा वो ए से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्या हमें जो वर्ड चाहिए सूरत वो ए से स्टार्ट हो रहा है? ठीक है, सो अभी ए से स्टार्ट होने वर्ड्स, जो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं, उनकी रैंकिंग क्या है? रैंकिंग यानी उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है, को हमें मैटर करता है? नहीं, हमें तो सूरत का क्या पोजीशन है वो फाइंड आउट करना है। सो ए में कितने वर्ड्स है, अगर मैं वही निकाल दूं दैट्स एनफ फॉर मी। उनके एक्चुअल अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स मुझे फाइंड आउट नहीं करना, आई हैव टू जस्ट फाइंड आउट कि ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हैं। यू गॉट द पॉइंट? ठीक है, अच्छा ए लेटर मैंने यूज कर दिया, कितने लेटर बच गए? 4 पोजीशन में फिल करूंगा। अरेंजमेंट उनका मैटर ही नहीं करता मुझे, क्योंकि मैं जिस लेटर का पोजीशन ढूंढ रहा हूं वो ए से स्टार्ट ही नहीं होता। तो ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिसमें फर्स्ट वर्ड ए फिक्स्ड है और बाकी जो है उनको मैं कैसे भी अरेंज कर सकता हूँ? 5 नहीं, ये फिक्स्ड है, 4 फैक्टोरियल। 24 होता है क्या? हाँ भाई, 4 फैक्टोरियल, ए फिक्स्ड होगा, यानी 24 वर्ड्स मेरे आगे जो ए से स्टार्ट है। ठीक है, अब ए के बाद किसका टर्न आएगा? आर का। क्या मैं जो वर्ड ढूंढ रहा हूं सूरत, वो आर से स्टार्ट होता है? नहीं। 4 पोजीशंस कैसे फिल होगा? 4 वर्ड्स 4 पोजीशन, 4 फैक्टोरियल वर्ड्स और आ गए, यानी इसमें 24 वर्ड्स आ गए थे। 4 3 2 6 4 24, इसमें और 24 आ गए। अभी तक वी हैव नॉट रीच सूरत द वर्ड। अगला है एस। हमें जो वर्ड चाहिए एस से स्टार्ट होता है। ओके, फर्स्ट वर्ड मिल गया, फिक्स कर दो पोजीशन। ठीक है, अभी हमें फिर से अल्फाबेटिकली चलना है। अब देखिए, अब बाकी 4 पोजीशन में हमने फर्स्ट 2 सिनेरियो में और अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो वर्ड मेरा है ही नहीं, कुछ भी डाल दो, मुझे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ही चाहिए अभी। लेकिन हम वो नहीं कर सकते, अभी मुझे अगला यू चाहिए। बट क्या अल्फाबेटिकली यू पहले आएगा? ए आएगा, ए कर दिया, ये भी फिक्स हो गया। ठीक है, कितने पोजीशंस बचे? कितने लेटर्स बचे? यानी 3 फैक्टोरियल वर्ड्स और आ सकते हैं। 3 पोजीशन 3 लेटर्स, क्योंकि ये दोनों फिक्स हो गए।
इनका कुछ आगे पीछे भी नहीं हो सकता, आपस में स्वैप भी नहीं हो सकता। समझ आया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3, 6। अगला क्या होगा? एस तो अभी भी फिक्स्ड है, ए की जगह क्या बाद आएगा? आर। हमें चाहिए यू, यानी ये दोनों फिक्स पोजीशन के बाद मुझे आपस में अरेंजमेंट करने के लिए 3 फैक्टोरियल और चाहिए होंगे, क्योंकि मेरा जो एक्सपेक्टेड वर्ड है एस यू वो अभी भी नहीं आया, अभी भी अल्फाबेटिकली एस आर आया है। तो ये बाकी 3 लेटर से जो भी बनेंगे बनेंगे, आई डोंट बॉदर अबाउट देम, बट कितने बनेंगे? वो 6 बनेंगे 3 फैक्टोरियल से। ये समझ आया कि नहीं क्या कर रहा हूं मैं? ओके, एस अभी भी फिक्स्ड है, आर के बाद क्या आएगा? टी। यहां बताओ, आ ही नहीं रहा सूरत। 3 फैक्टोरियल अगेन। अब टी के बाद फाइनली यू आ गया। ये दोनों देखो, ये पूरा अल्फाबेटिकली ही मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये चीज आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, अब ये दोनों फिक्स हो जाएंगे, यू भी फिक्स है क्योंकि यही चाहिए, 3 पोजीशंस बाकी है। अब इसमें फिर से अल्फाबेटिकली भरूंगा मैं, एस और यू यूज हो गए, अब अल्फाबेटिकली क्या आना चाहिए यहाँ पे? ए। ठीक है, ए को फिक्स कर दिया। 2 पोजीशन को फिल करने के कितने तरीके होंगे? 2 फैक्टोरियल, यानी 2। ठीक है, अगला क्या आएगा ए के बाद? 3rd पोजीशन के लिए ए आर एस टी यू, यही था ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगला आएगा मेरा एस फिक्स्ड है, यू फिक्स्ड है, आर आ गया, मुझे सूरत चाहिए, चलो आर भी फिक्स कर देते क्योंकि आर आ गया अब। ठीक है, 2 पोजीशंस बाकी है, 2 पोजीशंस में मुझे फिर से अल्फाबेटिकली फिल करना है। अल्फाबेटिकली 4th पोजीशन क्या आएगा? ए। अच्छा, मुझे ये चाहिए, इसको भी फिक्स कर दो। लास्ट बचा टी, आ गया। टी को तो डालना ही पड़ेगा, टी को डालने का कोई ऑप्शन नहीं हुआ। तो हमें जो वर्ड चाहिए था उसका पोजीशन आ गया। इसका भी मुझे 1 लिखना पड़ेगा, इसका 1 लिखना मत भूल जाना। ठीक है, सो ये कौन से पोजीशन में बैठा होगा? सूरत वर्ड के पहले 24 वर्ड्स तो ऐसे बैठे होंगे जो ए से स्टार्ट होता है, 24 ऐसे बैठे होंगे जो आर से स्टार्ट होता है, 6 ऐसे बैठे होंगे जो एस से स्टार्ट होता है, एस ए से स्टार्ट होता है, 6 ऐसे बैठे होंगे जो एस आर से स्टार्ट होता है, 6 और ऐसे बैठे होंगे जो एस टी से स्टार्ट होता है, 2 ऐसे बैठे होंगे जो एस यू ए से स्टार्ट होता है, और फाइनली जो अगला वर्ड आएगा वो एस यू आर से स्टार्ट होने वाला वर्ड होगा और उसके एंड में ए टी ही आएगा ड्यू टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये वर्ड मुझे चाहिए। सो इन सब का एडिशन 48, 6, 54, 6, 60, 66, 68, 69th पोजीशन पे आ रही है क्योंकि उसके ऊपर 68 वर्ड्स हैं अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो। 48, 6, 54 सही है। समझ आया डिक्शनरी के क्वेश्चंस कैसे करने हैं? अब ये अप्रोच ध्यान रखिए, बस इसका जो फॉर्मूला है वो इसी अप्रोच को उन्होंने मिनिएचराइज कर दिया और कुछ नहीं। वो कहते हैं कि आपको जो वर्ड चाहिए एस, उसके ऊपर अल्फाबेटिकली कितने हैं? 1, 2, तो 2 into 4 फैक्टोरियल ऐसे कर करके बनता है। मैं ये फॉर्मूला एडवाइस नहीं करता हूँ कि इस फॉर्मूला से कंफ्यूजन हो जाता है। आप ये अप्रोच याद रखिए, किसी भी टाइप का वर्ड आप आराम से कर पाएंगे क्योंकि एनीवे सीबीएसई में तो आपको अप्रोच करके दिखाना पड़ेगा, उसमें तो फॉर्मूला लगा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, सो ये अप्रोच ही गुड इनफ है, फॉर्मूला से कंफ्यूजन होता है, गलती होती है। गॉट इट? अप्रोच याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें। If all the words with or without meaning, मतलब मीनिंगफुल वर्ड होने की जरूरत नहीं है, having 5 letters form using the letters of the word small. सेम क्वेश्चन, सूरत था, यहाँ पे स्मॉल। अरेंज्ड एज इन अ डिक्शनरी, फिर से डिक्शनरी आ गया, मतलब अल्फाबेटिकली अरेंज्ड। देन द पोजीशन ऑफ द वर्ड स्मॉल इज। क्वेश्चन समझ आया? स्मॉल वर्ड है, उसके लेटर्स को यूज करके हमें मल्टीपल वर्ड्स बनाने विद और विदाउट मीनिंग, डिक्शनरी फॉर्म में लिखना है, यानी अल्फाबेटिकली लिखना है, और हमें स्मॉल वर्ड का पोजीशन ढूंढना है। कर सकते हैं आप?
इस क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है, हाउ इज दिस क्वेश्चन डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। हाँ एग्जैक्टली, इसमें रिपीटिशन है, एल 2 बार आया है, इसका ध्यान रखिएगा, अपने कैलकुलेशन में इंक्लूड कीजिएगा जहां पे आप लॉजिकली कर सकते हैं, सोच के देखिए, कीजिए, फिर मैं देखता हूं। अप्रोच एग्जैक्टली सेम है। कुछ आया आंसर? मैं बता देता हूँ सही क्या है। सी आगे, गुड। हाँ, यू गॉट सी, गुड। देख ले कैसे करना है। तो पहले मुझे बताइए स्मॉल वर्ड का अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा हर एक लेटर का। सबसे पहले ए, फिर एल, एक और एल, फिर एक्चुअली एक और एल लिखने की जरूरत नहीं है, दैट्स प्रीटी सिली ऑफ मी। एल के बाद एम, फिर हो गए 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, पोजीशंस कितने फिल करने हैं? 5, 1 2 3 4 5। सबसे पहले ए फिक्स होगा, अल्फाबेटिकली सबसे ऊपर आता है। क्या मुझे जो वर्ड चाहिए ए से स्टार्ट होता है? नहीं, यहाँ पे 4 पोजीशंस फिल करने हैं, 4 लेटर्स अवेलेबल हैं, 4 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या होगा कि यहाँ पे लेटर एल 2 बार रिपीट हो रहा है, तो क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ये स्टेप समझ आया सबको? क्योंकि एल 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 3 12। ठीक है, अगला एल से। ठीक है, 4 पोजीशंस हैं। अब एक ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट पोजीशन मैंने एल से फिक्स कर दिया, लेकिन ये जो 4 पोजीशन है इसके लिए अभी भी एक एल अवेलेबल है।
क्योंकि मेरे लेटर्स में 2 एल्स हैं जिसको मुझे यूज करने हैं, राइट? तो फर्स्ट पोजीशन फिक्स कर दिया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि एल यूज ही नहीं कर सकता, देयर इज अनदर एल विच इज यूजेबल है, ठीक है? अब यहाँ पे एल, एस, एम और ए चारों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मतलब जम्बल अप करके जितने ऑप्शंस होंगे वो बनाने, तो ये होगा 4 फैक्टोरियल। क्या यहाँ पे डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ लेटर्स नहीं हो रहा है, समझ रहे हो? सब इंडिविजुअली डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स है, तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल ही होगा। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। समझ आया? अच्छा, अब जो अगला फर्स्ट पोजीशन होगा, विल इट बी एल और विल इट बी एम? एल क्यों नहीं होगा? एक और एग्जैक्टली क्योंकि एल आपके पास 2 बार अवेलेबल है, मैं मानता हूं, लेकिन आप कौन से एल को पहले रख रहे हैं इट डजंट मैटर, क्योंकि दोनों एल तो सेम ही है। आप कह रहे हो नहीं, एक एल तो यहाँ पे मैंने फिक्स किया था, दूसरा एल L2 उसको मैं यहाँ पे घुमा रहा था, अब L2 को मैं बाहर रखूंगा, लेकिन वर्ड को ये तो नहीं पता ना कि L1 क्या है L2 क्या है, दोनों तो एल ही दिख रहा है। तो वर्ड आप नया वर्ड नहीं क्रिएट कर रहे, आप जो भी वर्ड क्रिएट करेंगे वो ऑलरेडी यहाँ पे यूज बन गया होगा। देयर इज नो वर्ड यू आर क्रिएटिंग बाय फिक्सिंग द सेकंड एल, वो वर्ड ऑलरेडी बन चुका है यहाँ पे, ठीक है? इसलिए वी विल डायरेक्टली गो टू एम। अच्छा, एम डाला तो 4 पोजीशंस है, मेरा वर्ड जो स्मॉल है एस से स्टार्ट होता है, एम मैटर नहीं करता मुझे, तो चारों पोजीशंस में हमें जंबल अप कर सकता हूँ। 4 फैक्टोरियल, इस बार एल फिर से 2 बार आ गया, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है? अगला क्या होगा? एस। स्मॉल वर्ड चाहिए, एस को फिक्स कर दो। अल्फाबेटिकली अगला क्या आएगा? ए। मेरा वर्ड ए से स्टार्ट होता है, एस एम आता है, यानी ए नहीं चाहिए, तो इन 3 पोजीशंस पे मैं जो भी इनको रीअरेंज करके बनेगा 3 फैक्टोरियल, क्या डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल होगा यहाँ पे? हाँ, क्योंकि 2 एल्स अभी बचे हैं, तो ये आ गया 3। अगला होगा एस, तो मेरा ऑलरेडी फिक्स्ड है, ए के बाद क्या आएगा? एल, ठीक है? एक एल डाल दिया, अभी 3 पोजीशंस बचे, इसमें एक एल होगा, एक ए होगा और एक एम होगा। इन तीनों का रीअरेंजमेंट यानी 3 फैक्टोरियल यानी 6, ठीक है? अगला क्या आएगा फिर? एस मेरा फिक्स्ड है, अल्फाबेटिकली एल के बाद क्या आता है? एम। मुझे स्मॉल चाहिए, तो एम ऐसा लेटर है जो मुझे चाहिए, फिक्स हो गया। बचे 3 पोजीशन, अल्फाबेटिकली यहाँ पे फर्स्ट क्या आएगा? ए। मुझे ए ही चाहिए, चलो ये भी फिक्स कर दो फिर। अगला यहाँ पे अल्फाबेटिकली एल आएगा और यहाँ पे भी एल आएगा, क्योंकि 2 एल ही बचे, तो दिस इज द एग्जैक्टली द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर, यानी ये मेरा एक और पोजीशन इसका ऐड हो जाएगा। गॉट इट? सो हाउ मच इज दिस? 12, 24, 12, 48, 51, 57, 58, तो 58th पोजीशन पे बैठा होगा। समझ आया कैसे अप्रोच रखना है? एकदम लॉजिकल अप्रोच। कुछ मतलब आपको अगर रियल लाइफ में ऐसा क्वेश्चन दे दे तो आपको ऐसे ही अप्रोच करना पड़ेगा, नॉट जस्ट मैथ के लिए। ऐसे रियल लाइफ में कोई देगा नहीं ऐसे, बट एनीवेज मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ये मैथ्स का क्वेश्चन ना सोच के लॉजिकली भी सोचे तो ऐसे ही अप्रोच करना पड़ेगा। ओके, अगला टॉपिक, डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर्स, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल। ये तो पढ़ के ही समझ नहीं आएगा होता क्या है, ठीक है? इसलिए इनको क्वेश्चन करके ही समझता है कि होता है। अच्छा, डिवाइजर का मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है डिवाइजर का मतलब? जो डिवाइड करता है, दैट्स ट्रू। मतलब अगर मैंने आपको एक नंबर दिया है 18, क्या मैं ये बोल सकता हूँ 2 18 का डिवाइजर है? हाँ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ 6 18 का डिवाइजर है? क्या 18 18 का डिवाइजर है? 1 या नॉट जस्ट फैक्टर्स, समटाइम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स एज वेल। देखिए इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 2 3 3, ये है ना फैक्टर्स, 2 3 3। सो ये फैक्टर्स 2 और 3 तो डिवाइजर होंगे, इनके मल्टीप्लिकेशन करके भी जो बनेंगे ना नंबर्स, वो भी डिवाइजर होंगे। सो डिवाइजर्स आर मोर देन फैक्टर्स। इनफैक्ट अगर मुझे 18 के डिवाइजर्स लिखने हैं
मुझे पता है 18 का प्राइम फैक्टर है 2 रेज टू द पावर 1, 3 रेज टू द पावर 2। ठीक है, अब ये जो इसका पावर है ना 1 and 2, इसको जैसे जैसे मैं मैनिपुलेट करता रहूंगा नंबर्स, वैसे वैसे इसके डिवाइजर्स क्रिएट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको 0 कर दिया और इसको भी 0 कर दिया तो क्या बनेगा ये नंबर 2 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0 यानी 1। सो इज 1 अ डिवाइजर? यस। अभी मान लो मैंने 2 को रेज टू द पावर 1 कर दिया, 3 को अभी भी 0 रखा, 2 डिवाइजर। या अभी मान लो इसको मैं 2 कर सकता हूं? इसको मैं 2 नहीं कर सकता क्योंकि 1 इज द मैक्सिमम पावर आई कैन गो विद, क्योंकि 2 टू द पावर 1 ही इसका प्राइम फैक्टर है, तो इसको मैं 1 से ज्यादा कर ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन इसको मैं वापस 0 कर सकता हूं और 3 को 1 कर सकता हूं। ठीक है, 3 को 1 किया तो क्या हो गया, 3 मेरा डिवाइजर। इसको 0 करके 3 को 2 कर सकता हूं, 9 डिवाइजर। इसको 0 रख के 3 को 3 कर सकता हूं, नहीं, क्योंकि 3 था ही नहीं यहां पे। बट ये तो कर सकता हूं ना, 2 को 1 रखा, 3 को भी 1 कर दिया, 6 ये डिवाइजर है। 2 को 1 रखा, 3 को 1 रखा, नहीं 1 नहीं 2 रखा, तो ये डिवाइजर है 18। हाँ, अब ये मैक्सिमम लिमिट में पहुंच गया, इससे ज्यादा मैं आगे जा नहीं पाऊंगा। सो दीज ऑल नंबर्स आर डिवाइजर्स। ठीक है, सो डिवाइजर निकालने के कितने तरीके होते हैं कि जो आपका नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स लिखो और यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे उसको चेंज करते रहो, कॉम्बिनेशन करते रहो उसके। बट मैक्स कितना जा सकता है, जो प्राइम फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था। दैट्स हाउ वी फाइंड डिवाइजर्स। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन इज फॉर द नंबर। अब इन्होंने एक नंबर दिया है और उन्होंने ऑलरेडी प्राइम फैक्टर फॉर्म में ही दिया नंबर, 2 raised to the power 4, 3 square, 5 cube. अब they have saved your work. Instead of giving the full number and you find prime factors for it, उन्होंने नंबर को प्राइम फैक्टर फॉर्म में ही दिया है। फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स, कितने डिवाइजर्स होंगे। ठीक है, सो अगर मैं ये प्राइम फैक्टर फॉर्म को ऐसे लिखता हूं, 2 to the power a, 3 to the power b और क्या है 5 to the power c। अभी मुझे नंबर ऑफ डिवाइसेस कैसे मिलेंगे, ये ए बी सी के कॉम्बिनेशन से मिल जाएंगे। ए बी सी को 0 1 2 3 ऐसे चेंज करता रहूंगा, जो भी आंसर आएगा वो डिवाइजर ही होगा। ठीक है, सो ए के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, ए 0 हो सकता है, ए टू द पावर 0 हो सकता है कि नहीं, सॉरी 2 टू द पावर 0 हो सकता है कि नहीं, 2 टू द पावर 1 हो सकता है, 2 टू द पावर 2 भी एक हो सकता है, 2 टू द पावर 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। ठीक है, सो 2 के पावर सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए, 5 वेज ऑफ सिलेक्टिंग पावर ऑफ 2। समझ आया? अच्छा, बी अगर 3 का पावर है तो 3 के पावर सिलेक्ट करने के कितने हो गए, एक 0 हो सकता है पावर, एक 1 हो सकता है, एक 2 भी हो सकता है, बट 2 के आगे नहीं जा सकता क्योंकि मैक्स 2 ही है 3 का पावर, तो 3 वेज हो गए। सी के पावर सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए, 4, 0 1 2 3। ठीक है, तो 4 वेज हो गए। टोटल वेज कितने होंगे, आप बताओ। ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है? ऐड करना है तो क्यों करना है, मल्टीप्लाई करना है तो क्यों करना है? एग्जैक्टली ये हमारा एक सब जॉब हो रहा है कि अभी मैंने 2 का ही पावर डिसाइड किया, हो सकता है तीनों के पावर 0 हो, वो भी हो सकता है। ठीक है, सो 2 का पावर मैंने डिसाइड किया 0 0 0, बट तीनों के पावर डिसाइड करने पड़ेंगे मुझे, तो ये एक सब जॉब है, ये एक सब जॉब है, ये एक सब जॉब है, तब जाके मेरा पूरा जॉब खत्म होगा। तो तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आएगा, 20 60। ओके, लेट मी वेरीफाई द आंसर वंस। हाँ 60। समझ आया कैसे करना है डिवाइजर के क्वेश्चंस, पक्का? अच्छा, पार्ट बी क्या देखिए, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर। प्रॉपर डिवाइजर क्या होता है, somewhat but not one. What is a proper divisor? अच्छा, improper divisor क्या होता है,
नहीं नहीं, डिवाइजर होता ही है जो रिमाइंडर नहीं छोड़ता। मतलब अगर 18 को मैं 17 से डिवाइड करता हूं, इज 17 अ डिवाइजर ऑफ 18? नहीं, डिवाइजर का डेफिनेशन ये है कि रिमाइंडर मत छोड़। इम्प्रॉपर डिवाइजर होता है द नंबर इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ इज द इम्प्रॉपर डिवाइजर। ठीक है, सो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स कितने होंगे? ये सारे ऑप्शंस और उससे एक माइनस कर दो बस, जो नंबर इटसेल्फ है, यानी हाईएस्ट पावर वाला जो 4 2 3 का कॉम्बिनेशन होगा, दैट विल गिव यू द नंबर इटसेल्फ। समझ आया? तो इम्प्रॉपर डिवाइसेस होंगे, ओ सॉरी प्रॉपर डिवाइसेस होंगे 59। समझ आया ना? उसके लिए ये पता होना चाहिए इम्प्रॉपर डिवाइजर क्या होता है, जो हम क्लास 4th 5th में पढ़ते हैं, वो याद नहीं रहता। ठीक है, ओके। नंबर ऑफ इवेंट डिवाइजर्स, इवेंट डिवाइजर्स मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियसली 2 से डिविजिबल हो, दैट मींस 2 का एक पावर तो होना ही चाहिए। जो भी हम डिवाइजर क्रिएट करेंगे, अगर उससे मान लीजिए 2 टू द पावर 0 कर दिया, 2 टू द पावर 0 मतलब 1 हो गया, वो 2 हट ही गया, तो वो डिविजिबल बाय 2 रहेगा नहीं, क्योंकि बाकी दोनों ऑड नंबर्स है, राइट? सो ऑड नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हमेशा ऑड ही देगा, 5 3 15 देगा, 5 9 45 ही देगा। ठीक है, तो एक 2 रहना तो जरूरी है, 2 2 रह सकता है, 2 टू द पावर 2 रह सकता है, हाँ या ना? 4 2 टू द पावर 3 रह सकता है क्या? 3 तो ऑड है, लेकिन तो क्या हुआ, उससे आंसर तो 8 आता है, 8 तो इवन है। ठीक है, तो a टू द पावर 0 नहीं रह सकता, क्योंकि उससे आंसर आता है 1, और वो इस पूरे नंबर को ऑड कर देता है। 2 टू द पावर 1 रह सकता है, राइट? बस 0 नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो मेरे a के अब कितने ऑप्शंस हो गए? तो इंश्योर इट इज एन इवन नंबर, 1 2 3 4 4। बी और सी का कुछ भी डाल दो, डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज एक 2 अवेलेबल है, इट विल इंश्योर कि इवन नंबर बनेगा। ठीक है, तो 4 इंटू 3 इंटू 4 48। ठीक है, अच्छा आप बताओ, अगर ऑड डिवाइसेस निकालने होते तो क्या करते? हाँ, सिर्फ ये कंसिडर करते हैं, या फिर मेरे पास टोटल कितने थे? 60, उससे ये माइनस कर दो तो ऑड आ जाएगा। बट ये तभी पॉसिबल है माइनस वाला, अगर आपसे इवन पूछा गया, हो सकता है इवन पूछा ही ना, ऑड ही पूछा, तो फिर आप सिर्फ 2 टू द पावर 0 रखते और बाकी हटा देते। गॉट इट? डिवाइजर का क्वेश्चन। अगला टॉपिक, सम ऑफ डिवाइजर्स, मतलब डिवाइजर तो निकालो, अब उसका सम भी बताओ। तो उस घटिया टॉपिक के लिए एक अच्छी बात यह है कि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है, और बहुत ही इजी फॉर्मूला है। ये देखिए, क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ डिवाइजर ऑफ 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 2। मतलब एक नंबर, उसके प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी दिए हुए, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में एक नंबर दिया हुआ। अब इसको हमें क्या निकालना है? डिवाइजर्स कितने हैं वो नहीं, सम ऑफ डिवाइजर्स निकालना है। जो भी डिवाइजर्स आएंगे ना, पिछले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 60 आए थे डिवाइजर्स, उन डिवाइजर्स को ऐड करो तो बताओ कितने, क्या आंसर आएगा। ठीक है, उसका तरीका क्या है? सबसे पहले देख लो क्या क्या प्राइम फैक्टर्स है। 2 3 और 5 है। 2 का पावर कितना है? 5। तो मैं करूंगा 2 टू द पावर 0 लिखूंगा ब्रैकेट में। सबसे पहले पहला प्राइम फैक्टर ले रहा हूं, उसमें ऐड करूंगा 2 टू द पावर 1, उसमें ऐड करूंगा 2 टू द पावर 2, और कहां तक जाऊंगा? 2 टू द पावर 5 तक जाऊंगा ऐड करते करते। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई, अगला ब्रैकेट स्टार्ट। अगले ब्रैकेट में आएगा सेकेंड नंबर 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1 टिल 3 टू द पावर 4। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1 प्लस 5 टू द पावर 2, खत्म। ये फॉर्मूला है, ये सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, सम ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, सो आंसर निकालना तो आसान है, बट हाउ डू यू नो, मतलब क्यों इस फॉर्मूला से मुझे कैसे आंसर मिल रहा है, दैट इज अ क्वेश्चन, राइट? सो अगर आप इस फॉर्मूला को थोड़ा सा भी सॉल्व करेंगे ना,
फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली ये बड़े बड़े नंबर सॉल्व करने तो हिम्मत एज सच होती नहीं है कि ब्रैकेट खोल के सॉल्व करूँ। आप क्या करोगे, इंडिविजुअल ब्रैकेट को सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो। दैट्स अ बेस्ट वे ऑफ डीलिंग विद इट। रादर अगर मैं ब्रैकेट खोल के सॉल्व करूं तो मैं 2 टू द पावर 0 को 3 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मेरा फर्स्ट। और ये जो होगा इसके भी एक इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट टर्म निकालूं ब्रैकेट खोलने के बाद मल्टीप्लाई करने का, तो ये मेरा फर्स्ट टर्म आएगा। ठीक है, अगला टर्म आएगा प्लस करके। मान लीजिए मैं अब 2 टू द पावर 0 को 3 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करूं और फिर इसके फिर से फर्स्ट से ही कर रहा हूं। ठीक है, सो पहले टर्म में मैंने इसको किया, सेकंड में मैंने इसको खोला। अब ऐसे करते करते ऐड करते करते ना बहुत सारे ऐसे आएंगे, बट ध्यान देने वाली बात है ये जो सारे टर्म्स आ रहे हैं ना, दीज आर डिवाइजर्स ओनली, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। ये सारे डिवाइजर्स ही है। ऐसे करते करते सारे डिवाइजर्स का समेशन होता जा रहा है। ठीक है, सो इट बिकम्स सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स। तो अगर हम लॉजिकली भी अप्रोच करते हैं ना कि चलो एक डिवाइजर निकालो ऐड करो, एक निकालो ऐड करो, फिर कॉमन लेके अगर हम एक ब्रैकेट फैक्टराइजेशन बनाते हैं तो यही बनता है। यस एग्जैक्टली। देखिए ये सारे जीपी में है, इसका रेशियो है 2। ठीक है, एंड क्या चाहिए होता है, फर्स्ट टर्म है 1, तो आप जीपी सॉल्व करके सॉल्व कीजिए। एग्जैक्टली, अनलाइक द लास्ट वन, क्योंकि इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। 25 + 5 30 हो जाएगा। ये नहीं, एक और 1 भी बैठ 31 हो जाएगा। ठीक है, बट जो लंबे वाले हैं इसको आप जीपी से सॉल्व कीजिए। गॉट इट। इनफैक्ट जीपी से सॉल्व करने के बाद आपको उसको फर्दर मल्टीप्लाई भी नहीं करना, क्योंकि आंसर्स भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ही दिया हुआ है। समझ आया कैसे करते हैं सम ऑफ डिवाइजर्स? प्लीज इन टॉपिक्स को याद रखिए, क्योंकि और कहीं पढ़ने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, और इस पे क्वेश्चंस आते हैं। और ये इतने इजी टॉपिक्स है ना कि अगर आपको पता हो कैसे करना है तो आप गलत कर ही नहीं सकते। मतलब ये श्योर शॉर्ट मार्क्स वाले टॉपिक्स है। और ये ऐसे हैं 2 साल में एक क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का किसी एक टॉपिक से। ठीक है, लास्ट टॉपिक, एक्सपोनेंट ऑफ, क्या था लास्ट टॉपिक यार? फैक्टोरियल था। हाँ, लास्ट टॉपिक इज एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर इन अ फैक्टोरियल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस लाइन का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p, मान लीजिए इस प्राइम नंबर को मैं p ले लेता हूं इन n फैक्टोरियल। एक n फैक्टोरियल नंबर है मेरे पास। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे 50 फैक्टोरियल नंबर दिया हुआ है। अच्छा, 50 फैक्टोरियल जब मैं एक्सपैंड करता हूँ क्या बनेगा? 50 × 49 × 48 करते करते 1 तक जाएगा, बहुत बड़ा सा एक नंबर बनेगा। उस नंबर को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूँ हर एक नंबर को, और फिर उस प्राइम फैक्टर्स को पावर के टर्म्स में लिखूं, तो कैसे होगा? इसको एक्सपैंड किया, हर एक नंबर को प्राइम फैक्टराइज किया, तो ऐसा कुछ बनेगा 2 टू द पावर a × 3 टू द पावर b × 5 टू द पावर c × ऐसे करते करते जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उसका कुछ एक पावर रहेगा, और ये पावर वैल्यूज बहुत ही बड़े बड़े होंगे, ह्यूज होंगे। ये समझ लो क्या हो रहा है? तो इफ आई एम सेइंग एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 50, मतलब 2 का जो एक्सपोनेंट है 50 फैक्टोरियल में वो पूछा गया। मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 50 मतलब 2 का जो फैक्टर जो पावर है यानी वैल्यू ऑफ a पूछा गया। दैट्स व्हाट दिस स्टेटमेंट मीन्स। एक्सपोनेंट पता है क्या होता है? जो पावर या डिग्री जो नंबर है ऑफ प्राइम p, यानी ये प्राइम नंबर को ही पिक करना है इन n फैक्टोरियल, यानी जो फैक्टोरियल हमें निकालना है उसमें प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट या पावर क्या है। इस केस में क्या पूछा गया? फर्स्ट केस में 2 का पावर क्या है 50 में, यानी a की वैल्यू पूछी गई। ठीक है, समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? अब करते कैसे हैं? कैसे करते हैं?
अरे यार, एक मिनट, हाँ, जस्ट 1 सेकेंड। ओ या हाँ बोलिए। जो हाईएस्ट पावर है वो रखते हैं तो ये भी स्क्वायर हाउ दैट विल बी 2.5 तक होगा। नो, आई डिडंट अंडरस्टैंड, कैन यू कम अगेन? 50 तक 2 के जो हाईएस्ट पावर है इन ईच नंबर, क्योंकि 50 के बाद 49 है, फिर 48 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 47 है, हर एक नंबर है ना, और सब मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा नहीं कि ऐड हो रहा है कि मैं जीपी वगैरह से ऐड कर दूँ, सब मल्टीप्लाई हो रहा है। फैक्टोरियल का तो वही होता है। सो हर एक नंबर का हाईएस्ट पावर ऐड करना इट्स प्रीटी चैलेंजिंग टास्क। उससे हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। हाँ, वो प्राइम फैक्टर नहीं हुआ ना, इसलिए हमें 6 को और प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। सिर्फ प्राइम फैक्टर्स ही चाहिए, ठीक है। और बाय द वे, ये जो फॉर्मूला बताने वाला हूं आप लोगों को, ये सिर्फ प्राइम फैक्टर्स पे ही काम करता है, नॉन प्राइम फैक्टर्स पे नहीं काम करेगा, ठीक है। तो नॉन प्राइम फैक्टर्स को कैसे डील करना है वो भी समझते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहां पे मुझे निकालना होता है 2 का एक्सपोनेंट निकालना है 50 फैक्टोरियल में, ठीक है। तो सबसे पहले 50 दिया हुआ है, आप 50 लिख लीजिए डायरेक्ट विदाउट फैक्टोरियल, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिए 2 से, ठीक है। उसके बाद लगाइए क्या, ये नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिफ। जिफ याद है, स्टैंडर्ड फंक्शन में पढ़ा था। क्या होता है जिफ का मतलब, कि इसको डेसिमल फॉर्म में करो, उसका जो डिजिट है वो लिख दो। तो इस केस में क्या होगा 25, ठीक है। बट यहाँ पे आंसर नहीं है, कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज नॉट 25। इसको आप ऐड कीजिए, और किससे ऐड करना है, 50 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और ऐड करते जाएंगे, 50 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब, फिफ्टी डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4। कब तक ऐड करते जाना है, जब तक आंसर 0 ना आ जाए, ठीक है। आंसर कब 0 होगा, जब नीचे का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो जाएगा, तब डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आंसर होगा, उसका जिफ वैल्यू 0 होगी। समझ आया, तब तक ऐड करते जाना है। तो 2 टू द पावर 4 कितना होता है, 16, ओके। 2 टू द पावर 5 32, 50, 2 टू द पावर 6 कितना होता है 64, 64, आंसर 0 हो जाएगा। 50 अपॉन 64 वुड बी 0 पॉइंट समथिंग, उसका जिफ आएगा 0। गॉट इट, यही फॉर्मूला है टू फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 50, ठीक है। सो ये है 25, ये कितना है 4 को डिवाइड किया 50 को 12, ठीक है। 8 को डिवाइड किया 50 से 4 6, ये क्या हो गया 16, 32 3, व्हाट इज दैट, गॉट इट, आंसर हो गया 47, 8 9 10 11 12, हाँ ठीक है। तो 2 का एक्सपोनेंट कितना है 47, एंड दैट लुक्स रीजनेबल ऑल्सो, कि हाँ 47 तो हो गई, बहुत सारे नंबर्स है, ठीक है। यप, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 50 फैक्टोरियल। अगर 3 है तो क्या करना पड़ेगा, ये सबको 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 कर देते हैं, ये 3 हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 3 क्यूब 27, 3 टू द पावर 4 81, मतलब यहाँ पे खत्म हो जाएगा, इसके आगे का चाहिए नहीं हमें, क्योंकि 81 ही बड़ा हो गया। इज दैट करेक्ट? तो आंसर क्या आएगा, अच्छा आंसर बता दिया सीधा, या इसका आंसर है, इसका आंसर 22 है सबका,
या फर्स्ट वाले का? सबका आंसर 22 आ गया, ठीक है। मतलब इससे जो भी वैल्यू आएगा ऐड करके 22 आंसर है। सो एक्सपोनेंट ऑफ 3 कितना हो गया? 22। अब थर्ड पार्ट ध्यान दीजिए, एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन 50 फैक्टोरियल। क्या 6 प्राइम फैक्टर है? तो ऑब्वियसली फॉर्मूला नहीं चलेगा। बट 6 के क्या क्या प्राइम फैक्टर्स है? 2 and 3। 2 के क्या एक्सपोनेंट है? 3 का क्या एक्सपोनेंट है? ये तो पता है ना। अब 2 का जो एक्सपोनेंट है, क्या इसको मैं 22 इंटू 2 टू द पावर 5 25 लिख सकता हूं? 2 टू द पावर 47 को 2 टू द पावर 22 इंटू 2 टू द पावर 25, और 3 मेरा ऑलरेडी 22 पे बैठा है। बेसिकली मैंने 3 का जो एक्सपोनेंट है उसके बराबर लेके आया और रिमेनिंग को अलग कर दिया। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 3 टू द पावर 22 एंड 2 टू द पावर 22। ये हो जाएगा 6 टू द पावर 22। बाकी जो है इसका मैं कुछ कर नहीं सकता, वो भाई अकेला ही है, ठीक है। इस तरीके से मैं 6 का एक्सपोनेंट निकाल पाया, 22। बेसिकली इस दोनों नंबर का जो भी लोएस्ट वैल्यू होगा वो 6 का एक्सपोनेंट होगा। इससे ज्यादा भी हो सकता था कि 6 की जगह उन्होंने मान लो 6 2 6 6 5 कितना होता है? 30 का एक्सपोनेंट पूछा होता, तो कैसे निकालते? तो आपको एक 5 का भी निकालना पड़ता, ठीक है। और मान लीजिए 5 का एक्सपोनेंट 7 आ गया होता, तो इसका 7 है, इसका 22 है, इसका 47 है, तो लोएस्ट इज 7, तो 7 आंसर होता 30 का। समझ आया? एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम फैक्टर इन n फैक्टोरियल। अनदर टॉपिक जो आप नहीं पढ़ेंगे सीबीएसई में, इसलिए प्लीज ध्यान रखिए। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन आते, इतने सारे जो टॉपिक्स है ना, ऑब्वियसली इसमें सारे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई किसी एक से आ जाएगा। एंड इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द फॉर्मूला आप कर ही नहीं पाएंगे, बट इफ यू आर अवेयर तो आप 2 मिनट में कर देंगे और श्योर शॉट 4 मार्क्स। तो इसमें गलती होने का ज़्यादा स्कोप ही नहीं है, क्योंकि एक ही तरीका है करने का इसलिए, ठीक है। फाइन, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल बाकी के ऐसे नए बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। प्लीज प्रैक्टिस कीजिए घर पे, सारे पीडीएफ के क्वेश्चंस रिपीट कीजिए, तो ही आपको वैरायटीज याद रहेंगे। कि देयर आर टू मेनी वैरायटीज। पीएनसी का इशू उसकी डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन नहीं है, बट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। याद नहीं रहते इतने सारे, ठीक है। ओके फाइन, सी यू टुमारो, दिन टुमारो नहीं, फ्राइडे।